तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियां खुद में बड़ा बदलाव करती हुई दिख रही हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी करीब 30 साल बाद ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, वहीं बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी एकदम बदली बदली सी नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज शुक्रवार को कहा कि वो इस चुनाव में माफियाओं और बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी को भी टिकट नहीं देगी, बल्कि उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को उतारेगी। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के प्रभारियों से साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों का चयन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान मायावती ने कहा कि सूबे में उनकी सरकार बनने पर वो स्मारकों और पार्कों का निर्माण नहीं कराएंगी, बल्कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश का विकास करने का होगा। और यूपी के चुनावी इतिहास को देखते हुए मायावती का ये बड़ा फैसला है। वहीं बीजेपी जाति धर्म की राजनीति से दूर रहने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा बताता है कि बीजेपी भी जातिगत समीकरणों को साधने में पीछे नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बसपा का माफियाओं से दूर हो जाने का दावा काम कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी यूपी में ब्राह्मणों का साथ पाने में सफल रहेगी? वहीं सवाल यह भी, क्या बीजेपी 2017 का प्रदर्शन दोबारा से दोहरा पाएगी? राष्ट्र धर्म में कुछ ऐसे ही धारदार सवालों के साथ सपा, बसपा और भाजपा नेताओं से करेंगे आज की डिबेट। उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के मामले में त्रस्त है और साथ ही साथ किसानों के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर तबाह है। उत्तर प्रदेश एक विकल्प तलाश रहा है। 2007 के अंदर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन, इन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई है, बहुजन समाज पार्टी का अर्थ ही था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और यही लोगों में ये लिखते भी थे। जैसे ही इन्होंने 2007 में ब्राह्मण सम्मेलन किए और उसके बाद जब ये सरकार आई, तब इन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था। और नतीजा क्या लिखा? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का क्या मतलब होता है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मतलब है कि गुंडे, अपराधी, चोर, डकैत, राजनीति, छिनैती करने वाले सारे लोग सुखी रहें क्या? ये इनका जो नारा था वो फेल हुआ और अंत में इनको जो है 2012 में मात्र 80 के आसपास सीटें मिली और 2017 में आते आते 19 सीटें इनके पास रह गई, क्योंकि जनता ने जो इनकी फॉलोइंग थी, उन लोगों ने भी इनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। आज फिर से जो ये अपना नारा लेकर के चल रही हैं, उस नारे पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है और ना इनके साथ लोग खड़े हैं। खुद SC ST समाज के लोग इनका बड़ी तेज़ी पे साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का गाया, क्योंकि उन्हें तो हमेशा हिंदू देवी देवताओं से बड़ी नफरत रही है। और मुझे याद है कि जो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो किस प्रकार की भाषा उन्होंने गांधी के लिए और देवी देवताओं के लिए निकाली थी। अब अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से डर लग रहा है और वो हिंदुओं की भावनाओं की कद्र करना चाहती हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। परंतु जहाँ तक ये उनका ये उद्घोष है, ये पूरा राजनीतिक है। राजनीतिक इसलिए कि अब चुनाव करीब है और चुनाव को देख रही हैं कि बुरी तरह से उनकी पार्टी नष्ट होने वाली है, हारने वाली है। तो कहीं ब्राह्मण, तो कहीं भगवान राम, तो कहीं कुछ, तो फिर से अपने ये लोग ये सियासी या कह लीजिए राजनीतिक हथकंडे अपनाने की कोशिश करी। बस इसका कोई असर नहीं होगा। बसपा से हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। तो
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जी और समाजवादी पार्टी से संजीव त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का। अश्विनी शाही जी, आपसे शुरुआत करते हैं। तमाम पार्टियां जो हैं वो आपकी काउंटर स्ट्रेटजी निकालने की कोशिश कर रही हैं। आज मायावती जी के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया और जिस तरीके की उनकी राजनीति रही है उस हिसाब से इसको बड़ा ही माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब किसी भी बाहुबली या माफिया को उनकी तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। हास्यास्पद बयान है ये। 2012 में यही मुख्तार अंसारी थे, आज वो कैसे पवित्र हो गए, कैसे बदमाश हो गए, कैसे नहीं हुए, ये तो कहने की बात है। लेकिन यही मुख्तार अंसारी के ऊपर यही मायावती जी ने बयान दिया था कि कुछ लोग इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से जलते हैं और ये कोई अपराधी नहीं है, इनको जो है लोगों ने बदनाम किया है, बहुत बड़ा बचाव किया था। तो ये मायावती जी का दोहरा चरित्र आज पूरे देश के सामने आया है और आज उन्होंने कहा है कि हम किसी को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे उसका कारण है, पिछले चुनाव में इन्होंने सबसे ज्यादा किसको टिकट दिया था? मुस्लिम्स को टिकट दिया था, ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया था। इस बार ये ब्राह्मणों के साथ जा रही हैं तो इनको मुस्लिम को किनारे करना है। तो ये जातिगत राजनीति करने वाले जो भी दल हैं, इन लोगों का दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड सबके सामने आना ही है, आज नहीं तो कल। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चली है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इन लोगों ने खुद, भारतीय जनता पार्टी को इनकी पोल खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, इन लोगों ने खुद पोल खोला है। और आज जो मायावती जी का ये बयान आया है वो उसका द्योतक है पवन जी, कि इन लोगों का चरित्र दोहरा है और सिर्फ अपनी जातियों को या जिस जाति के लिए ये काम करते हैं उनको छलने का काम करते हैं, न कि उनके विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, अभी सुदींद्र भदौरिया जी की बाइट चलाई, बीएसपी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे कि चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर। 2007 में यही नारा दिया गया था और गुंडों से अभिप्राय आपकी पार्टी से था। आज एक बड़ा उनकी तरफ से ऐलान किया गया और उन्होंने मऊ सीट से बाहुबली मुख्तार अंसारी का टिकट भी काट दिया। देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, बहुजन समाज पार्टी का इंटरनल मामला है। मुझे लगता है कि उनके प्रवक्ता की अनुपस्थिति में उनके ऊपर विचार किया उचित नहीं। अगर बहुजन समाज पार्टी ऐसा कह रही है तो स्वागत योग्य बयान है, और निश्चित रूप से स्वस्थ राजनीति में, उत्तर प्रदेश राजनीति में किसी भी अपराधी को अगर टिकट मिलती है तो ये उचित। समाजवादी पार्टी का स्वागत करती है, किसी भी अपराधी को राजनीति में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अपराध के लिए दंड मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे अपराधी फल फूल रहे हैं और उनको दंड नहीं। इसके लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन आपकी पार्टी की तो गलवैया रही और अखिलेश जी बुआ कहते थे उनको, ऐसी क्या नाराजगी आ गई कि अब इस बार जो है आप बिल्कुल अलग अलग एक तरीके से दो विपरीत ध्रुवों की बात व्यवहार कर रहे हैं? ठीक बात है, बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सरकार एक प्रयास था जरूर 2019, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इतिहास जानते हो, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि दोनों लोगों ने मिलकर सरकार कई बार बनाई है। तो ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा उचित है। लेकिन अभी ताजा तो आपके साथ गठबंधन था। अभी जब उनका 2014 में हाथी का अंडा आया था, उसके बाद आप सहारा देने के लिए खड़े हुए थे और आपकी वजह से उनकी सीटें भी बढ़ गईं। हाँ ठीक है, वो उनको उसका लाभ मिला, समाजवादी पार्टी की राजनीति का उनको पूरा लाभ मिला। लेकिन ये परिस्थितियां थी उस समय की जो निर्णय लिया गया। और इस समय वर्तमान राजनीति में समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी भी तरीके से समझौता नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम लोग भी स्वतंत्र रूप से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन संजीव त्रिवेदी जी, बताया जा रहा है कि करीब 30 साल के बाद समाजवादी पार्टी जो है वो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और एक बार फिर से एक चरण आपका पूरा हो चुका है, जो आपने बलिया से शुरुआत की थी, दूसरा चरण फिर शुरू होने वाला है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से, आप ये इस बात को जानते हैं कि समाज के गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, इनकी राजनीति करती चली आई और इनके लिए संघर्ष के लिए हमेशा तैयार होती है, इनकी हक की लड़ाई के लिए तैयार रहती है। जब भी जरूरत पड़ती है समाज को,
समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी पूरी, इस तरीके के जितने भी समाज में लोग हैं जो वंचित हैं, संजीव जो त्रिवेदी जी, पीड़ित आपकी हैं, जो शोषित वॉइस हैं। जो है वो बहुत कट कट के आ रही है। आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। आपकी ऑडियो पहले दुरुस्त करवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा ऑडियो इनकी देखी जाए। उससे पहले अब अश्विनी शाही जी, तमाम आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर भी, और बताया जा रहा है कि आप भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। हालांकि आपने किसी ऐसे खास नेता को इस बात की परमिशन नहीं दी है कि एक ही वर्ग के लोग उसमें रहें, तमाम जातियों के लोग उसमें आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली टारगेट आपका वो ब्राह्मण समाज ही दिख रहा है। पवन जी देखिए, हमारे लिए सभी लोग टारगेट हैं। जिसका आशीर्वाद हमको 2014, 2017, 2019 में मिला है, सभी हमारे टारगेट हैं। सबके पास हमको जाना है, सबका आशीर्वाद हमको लेना है। और प्रबुद्ध का मतलब सिर्फ एक जाति या एक धर्म से नहीं है। प्रबुद्ध का मतलब सभी तबके के, सभी समाज के जो प्रबुद्ध लोग, जो विचार मतलब बौद्धिक विचार रखते हैं, जो डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, तो ये प्रबुद्ध वर्ग एक है। हमको उसमें जाना है, उसमें अपनी चीजों को कहना है। हम जो है पूरा जितना भी काम कर रहे हैं, हम सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, बार बार मैं कहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। तो उस नारे को लेकर चलने के कारण हम लोग ये कोई भी करें, प्रबुद्ध सम्मेलन करें या हम लोग कहीं पर जो है कोई रथ यात्रा निकालें, या जैसे जन आशीर्वाद यात्रा थी तो जनता के आशीर्वाद के लिए था। तो हमारा टारगेट कोई एक धर्म, एक जात, एक वो नहीं, पंथ नहीं है। हम लोगों ने तो अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि जितने हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं, 5000 वोट हर विधानसभा, हर बूथ पर लेकर आवे। वो वहां पर जो है हर विधानसभा में हम जोड़ेंगे इतने लोगों को। तो हम तो सब पूरे देश के लोग, लेकिन आपकी पार्टी के लोग तो अश्विनी शाही जी बात ढोल नगाड़े बजा बजा के कह रहे हैं कि हमने 9 मंत्री बना रखे हैं ब्राह्मणों के, और ब्राह्मण हमारे साथ ही आएगा। इतनी बड़ी संख्या में कभी मंत्री नहीं बनाए गए, ब्राह्मणों को इतना प्रतिनिधित्व तो कभी नहीं मिला। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो सही ढोल नहीं बजाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ, मैंने यहाँ मैं बैठा हूँ और बचा हूँ, हमारे यहाँ अटल बिहारी पाठक जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मणों की कमी नहीं है, लेकिन जो जीत के आए हैं उसमें से हमको एक निश्चित मात्रा में ही मंत्री बनाने हैं। उसमें हमने 9 बनाए हैं। हमने राजपूतों को भी मंत्री बनाया है, हमने दलितों को भी मंत्री बनाया है, हमने पिछड़ों को भी बनाया है। तो हमने तो एक संख्या निश्चित है कि हमको कितना बनाना है। उसमें हमने सबका प्रतिनिधित्व हुआ है। उसमें तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है किसको कितना रखते हैं। हम कहीं इसका ढोल नहीं पीट रहे। ढोल तो मायावती जी पीट रही हैं, अपने सम्मेलन कर रही हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण महापुरुषों की फोटो नहीं लगती है। मैं तो बार बार पूछता हूँ, उनके जो प्रवक्ता हैं जवाब नहीं दे पाते हैं कि भाई आखिर जिसके नाम पर आप सम्मेलन कर रही हैं। तो आगे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही और समाजवादी पार्टी से संजीव त्रिवेदी जी लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव त्रिवेदी जी, आपके ऊपर भी कहा जा रहा है कि करीब 30 साल के बाद आपने ब्राह्मणों का सम्मेलन शुरू किया है। पिछली बार आपकी इस जवाब आपका अधूरा रह गया था, और बीजेपी जो है वो एक ये कह रहे हैं कि हम कोई किसी जाति को साधने के लिए ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने सुब्रत पाठक को जिस तरीके से बनाया है उसका प्रभारी, ये आपके लिए संदेश है कि सुब्रत पाठक जॉइंट किलर कहे जाते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी को उन्होंने हराया है, तो आपकी पार्टी के ऊपर ही निशाना है ये? नहीं, किसी पार्टी का कोई निशाना नहीं। देखिए, सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, और भैया भारतीय जनता पार्टी का अपना नेतृत्व निर्धारित करेगा कि किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको क्या बनाना है। किसी के अध्यक्ष बन जाने से या किसी के कुछ नेतृत्व पा जाने से कोई इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी को हरा सकता है। इनके पास नेतृत्व की कमी है, इसीलिए जो आप खुद स्वयं देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रभारी बनाए गए हैं, एक भी प्रभारी उत्तर प्रदेश का नहीं। तो इसी बीच हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता ख्वाजा शमसुद्दीन जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ख्वाजा शमसुद्दीन जी आपका, और आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले संजीव त्रिवेदी जी आप अपना जवाब पूरा करिए। जी हाँ,
इनके पास नेतृत्व की कमी है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए ये जो प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में जितने भी उत्तर प्रदेश में नेतागण आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें से एक भी प्रभारी या सह प्रभारी ऐसा जो उसकी राजनीति को समझता हो। कोई हिमाचल से लेके आ रहे हैं, किसी को ये हो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को जमीन की स्थिति नहीं मालूम है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभारी के रूप में देखने आ रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के इलेक्शन में बहुत तरीके से बौखलाई हुई है और उसको हार की कगार में है। इसीलिए कोई भी नेता प्रभारी की जिम्मेदारी मुझे लगता है लेना है। इसीलिए मजबूरन से दूसरे प्रदेश से प्रभारियों को लेके या सह प्रभारियों को लेकर उत्तर प्रदेश लाया गया। ठीक है ख्वाजा शमसुद्दीन जी, आज बड़ा एक परिवर्तन हुआ है। मऊ सीट से बाहुबली मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है बहन जी ने, और बताया जा रहा है कि अब वो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही हैं। जो 2007 में सोशल इंजीनियरिंग की मदद से वो ब्राह्मणों की मदद से सत्ता में आई थी, एक बार फिर से वही सब कुछ किया जा रहा है और इस बार तो मंच से जय श्री राम के नारे भी सुनाई दिए। ये इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे शमसुद्दीन जी? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। अब भगवान श्री राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, भगवान श्री राम सबके हैं। तो आज बहुजन समाज पार्टी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा पूरे प्रदेश में, वो सफल सम्मेलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी या तमाम राजनीतिक दल घबरा चुके हैं। और रही बात बहन जी का जो आदेश निर्देश से, हमको 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। और आज मऊ विधानसभा से हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भीम राजभर जी का टिकट फाइनल हुआ है। बहन जी का जो निर्णय है तो सबको मानना है और निश्चित तौर पर 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। शमसुद्दीन जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता सुधींद्र भदौरिया जी की अभी बाइट हमने सुनाई। वो नारा गिना रहे थे एक कि चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर। 2007 में ये नारा दिया गया था और आपकी पार्टी की सरकार तब आई थी, लेकिन उसके बाद नारा ये बदल गया। उसके बाद ये नारा हो गया कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारे छाती पर। इसी तरीके से अपराध और भ्रष्टाचार का तमाम वो देखा गया। बार बार तमाम हरिजन एक्ट के मुकदमे देखे गए और इतना बड़ा आपकी कैबिनेट के बड़े से बड़े मंत्री जेल गए। बाबू सिंह कुशवाहा जी तो चुनाव के बाद जाके छूट पाए। तो वो दौर जनता कैसे भूलेगी शमसुद्दीन जी? देखिए, मौजूदा स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। आपने देखा है जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव देखा है, तो उसमें शासन और प्रशासन के सामने गुंडागर्दी हुई, लोगों के पर्चे फाड़े गए, यहाँ तक कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रही हैं। कुछ महिलाओं की गाड़ी खींची गई। कानून व्यवस्था को देखकर प्रदेश की जनता एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार है। और रही बात ब्राह्मण समाज की, तो हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज का सफल सम्मेलन हुआ है। क्षत्रिय समाज का भी होने जा रहा है, जाट समाज का, मुस्लिम समाज का, सब समाज का सम्मेलन होगा और आगामी 2022 को पुनः हम लोग जीतेंगे। लेकिन शमसुद्दीन जी, आपने उस कानून व्यवस्था को लेकर नहीं बताया। जो हरिजन एक्ट तमाम लगाए गए थे उनमें कई फर्जी साबित हुए, तो वो दौर भी तो जनता को याद है। आज आप जिन ब्राह्मणों को लेकर सम्मेलन कर रहे हैं, कल को आप इन्हीं लोगों की बात कर रहे थे कि ये तो मनुवादी हैं। आप बताएं, आपकी पार्टी के उस समय बहुत बड़े नेता नंबर 2 माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था कि गौरी गणेश की पूजा न की जाए शादी समारोह में। हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है इस समय काम कर रहे हैं। देखिए, बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी पहचान बहुजन समाज पार्टी से रही है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। जब तक वो बहुजन समाज पार्टी में है तो पार्टी अच्छी रही है। आज बहुजन समाज पार्टी से निकल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो जाहिर सी बात है वो विरोध करेंगे। और उनकी पहचान आप उस मुद्दे से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सारे जब ये कड़वे जख्म एक तरीके से समाज को दिए गए, तो समाज ये सब कैसे भुला देगा? आप पूर्ण बहुमत सरकार की बात कर रहे हैं, करीब 19 विधायक आपके हैं, बहुत लंबी दूरी है और इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए आपको बहुत बड़े जनसमूह का समर्थन चाहिए। लेकिन वो समर्थन कैसे मिलेगा आपको जब आपने देवी देवताओं के विरुद्ध बोला है? हम 2007 में जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे, 85 टिकट ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी ने दिया था, 41 ब्राह्मण समाज जीत के आए थे। और निश्चित तौर से सर्व समाज फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़ा हो गया है। और इनका जो कानून व्यवस्था है, चाहे वो
विकास को लेकर देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, छात्रों को देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, और जो अभी आपके सामने जो है कोरोना लॉकडाउन का मामला चल रहा है, उसमें तमाम लोगों ने दवाइयों को देख के ठीक है, आपके तमाम प्रश्न है, लेकिन आप अपने सवालों का जवाब नहीं देंगे। शमसुद्दीन जी आपके पास अभी लौटेंगे। अभी फिलहाल अश्विनी शाही जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अश्विनी शाही जी, अश्विनी शाही जी तक आवाज नहीं जा रही है, टेक्निकल एरर के चलते उनको दिक्कत हो रही है। तो शमसुद्दीन जी, आपसे ही सवाल फिर यह है कि आपने चलिए मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया, लेकिन एक नई पार्टी आ गई है, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने उनकी पत्नी को टिकट थमा दिया, और जिनको आपने टिकट दिया है भीम राजभर जी, ये तो वहां पर पहले भी हार चुके हैं। पहले इनको चुनाव में टिकट दिया गया था, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ा हुआ है। और बहन जी ने अगर समीक्षा किया, बहुजन समाज पार्टी ने समीक्षा करके उनको टिकट दिया है, तो निश्चित तौर पे वो 2022 में चुनाव जीतेंगे और वहां से विधायक बनेंगे। ठीक है, संजीव त्रिवेदी जी, ये एक जो बड़ा गठजोड़ बन रहा है, असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं और इधर दूसरी तरफ जो मायावती जी हैं वो भी ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, ये सारी चुनौतियां क्या आपको लग रही हैं कि आपके पाले का जो वोट था, जो बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई चल रही थी, उसमें अब कई फैक्टर हो गए हैं, अब आप निश्चिंत ये नहीं रह सकते संजीव त्रिवेदी जी कि आपकी अब ये सारा कुछ आप में ही बटेगा? नहीं, आप ये मुझे बताइए, ओवैसी जी अगर उत्तर प्रदेश में आए हैं तो ओवैसी जी का उत्तर प्रदेश में है क्या? ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि जितने 19% वोट हैं सब इकट्ठे हो जाओ, और ये 19% वोट तो आपके ही पाले का माना जाता है, निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचेगा। नहीं, हमारे पाले का 100% वोट है। देखिए पवन जी, हमारे पाले का 100% वोट है, आप ये बात समझ लीजिए। और ओवैसी जी का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होती। ओवैसी जी को अगर राजनीति करनी है तो हैदराबाद में राजनीति करे जाके, वहाँ तेलंगाना में बहुत सारी समस्याएं हैं, मुझे लगता है वहाँ की समस्याओं को अगर दूर करेंगे तो मुझे ये लगता है कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ओवैसी जी तेलंगाना की समस्याओं पर है, उनका फोकस पूरे देश भर की समस्याओं पर है। तो उनको अपने क्षेत्र का, जहाँ से सांसद होके आए हैं, बैठते हैं, आके संसद भवन में बैठते हैं, तो हैदराबाद के समस्याओं पर जी आप नकार रहे हैं उनको, उन्होंने तो टांग फंसा दी है। अभी आपने देखा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, उसमें करीब उनके 100 के आसपास जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए। पवन जी वैसी आज की डेट में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीरो है। बहुत सारे नेता हैं, मुझे बताया जा रहा है कि करीब 83 जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए उनके। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इलेक्शन लड़ते हुए। संजीव त्रिवेदी जी, करीब अभी ये जो आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, इसमें 83 सदस्य उनके जीत कर आए, तो टांग तो फंसा दिए उन्होंने। देखिए, पंचायत चुनाव में 70% विधायक, 70% पंचायत हम लोग जीत के आए थे। आप समझिए, अगर पंचायत चुनाव पर आप इसका निर्धारण कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी इस बार पूरे बहुमत के साथ 400 सीटों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई बार उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा सीटें हम लोग जीत के आएंगे। अगर आप पंचायत के चुनाव को ही लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना काल से लेकर मैंने तो आपको झांकी बताई कि उन्होंने टांग अड़ा दी है, बाकी आप बेहतर अगर ढंग से समझना चाहें तो बिहार चुनाव देख लीजिएगा, तेजस्वी यादव को उन्होंने सत्ता में जाने से रोक लिया। बिहार चुनाव, आप बिहार के बाद एक और चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, बंगाल का चुनाव, जहाँ उनकी हैसियत उनको पता चल गई। बंगाल के एक नागरिक ने, एक जनता ने वहाँ पे ओवैसी जी को उनकी हैसियत बता दी है। ठीक है, उनकी हैसियत सिर्फ हैदराबाद तक है, इसके अलावा कहीं नहीं है। ठीक है, इसे वैसे ही कोई बड़ा मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में, बल्कि बड़ा क्या, उनका छोटा मुद्दा भी नहीं है। ऐसे रामलाल चांदल बहुत सारे हर विधानसभा में लड़ते मिलेंगे आपको। ठीक है, अश्विनी शाही जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुद्दा यहाँ इस तरह उत्तर प्रदेश के विकास की समस्याएं हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो विकास की समस्या है, जो विकास पड़ा है, समस्या है, किसी के आने या किसी के चले जाने से उत्तर प्रदेश का जनमानस प्रभावित नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का जनमानस यहाँ से प्रभावित हो रहा है, जिस तरीके से लगातार 2017 के बाद से महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे, अनेक तरीके की समस्याओं के मुद्दे पर अवस्थाएं फैली चली गई है। वो बड़ा मुद्दा है। कोई आया है या कोई चला गया है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, अश्विनी शाही जी, आज जिस मुख्तार अंसारी का टिकट काटा गया, आप लोगों ने बहुत नंबर बनाए इसको लेकर, कांग्रेस आप पंजाब से जाकर उसको घसीट लाए, आप लोगों ने की तरफ से ऐसे वादे किए गए, दावे किए गए, तमाम दावे किए गए। एक और भी माफिया है, अतीक अहमद, वो कहाँ है?
जेल में है। कहाँ जेल में है? माफिया तो उत्तर, देखिए माफिया जो है उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल में है अश्विनी साई जी? वो नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है उसको, वो उत्तर प्रदेश में जो है वो भी जल्दी लाए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। पहले उनको धूल धूसरित कर दिया गया, सारी चीजें करके उनको गुजरात की जेलों में रखा गया है। गुजरात की जेल, तो पंजाब की जेल जो थी वो मुख्तार अंसारी की सेवा कर रही थी, लेकिन गुजरात की जेल क्या कर रही है फिर? पवन जी, गुजरात में ऐसा क्या है जो वहां पर वो है और यूपी नहीं लाया जा रहा? पवन जी, आपने ये जोर देकर पूछा कि वो कहाँ पर है, कौन सी जेल में है। अपराधी कहाँ होना चाहिए? खुले जगह पे होना चाहिए या जेल में होना चाहिए? तो जेल में तो उत्तर मुख्तार प्रदेश अंसारी में भी था। अपराधी, देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में होंगे या उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर जाएंगे या उनको जो है मार दिया जाएगा। अश्विनी साई जी, ये जो गणित था ना, मुख्तार अंसारी का टिकट काटा गया है। अश्विनी साई जी, जो मुख्तार अंसारी का टिकट काटा गया है, मुख्तार अंसारी अगर पंजाब में था, वो भी जेल में था, खुला नहीं घूम रहा था, आप उसको ले आए, तो अतीक अहमद से ऐसी क्या है? अतीक अहमद क्यों नहीं आ रहा यूपी? भाई साहब, पवन जी, ये पूरा देश देख रहा है। ये सवाल जो है, चलिए आप चाहते हैं मैं सच बोलूं, तो सच यही है कि मुख्तार अंसारी की जो जर्रा नवाजी वहाँ की जा रही थी पंजाब में, पंजाब सरकार उनको सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है, तो आपको सोचना चाहिए, ये सवाल ही नहीं होता है कि हमको उत्तर प्रदेश क्यों लाना पड़ा। एक अपराधी जिसके लिए जब वहाँ का एक मंत्री आता है यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो उसकी गाड़ी जाती है और उसका बेटा जाता है उस अपराधी का उनको रिसीव करने। ये साठगांठ थी। गुजरात में भी दिखा दीजिए ना, किसी के साथ ऐसा हुआ है? अतीक अहमद के साथ कोई वहाँ का विधायक भी चला गया हो या पार्षद भी चला गया हो मिलने, तो दिखाइए। वो जेल में है और जेल के अनुशासन के हिसाब से रहना पड़ेगा, वहाँ उनकी अय्याशी नहीं चल रही है। लेकिन पंजाब में, गुजरात में क्योंकि बीजेपी सरकार है तो इसलिए वहाँ पर सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, एकदम किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। मैं कहना चाहूंगा कि उनको जो है शर्मिंदगी नहीं होती है। यही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बयान देते हैं। लेकिन अश्विनी साई जी, जनता ये भी जानना चाह रही है कि पंजाब पहुंचा कैसे वो? पंजाब तो धोखे से, ये भी एक अच्छा सवाल कर लिया आपने। पंजाब में वो ये उत्तर, देखिए जब हमारी 2017 में सरकार आई उसके पहले तो यहाँ अपराधियों की अमन चैन सब कुछ था, यहाँ पर कट्टे बनते थे, कट्टे चलते थे। आज हम मिसाइल बना रहे हैं, फर्क कितना आया है। तो जब 17 से हमारी सरकार आई तो पहले वो मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदित्यनाथ जी हुए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, पवन जी या तो गुंडे हमारे यहाँ जेलों में रहेंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो ठोक दिए जाएंगे। इसका विरोध भी किया समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सबने किया। आज भी कल तक हम लोगों ने ठोका है और ठोक रहे हैं। अपराधी एक बिटिया, छोटी बिटिया थी उसके गोरखपुर में, उसमें इन लोगों ने बहुत सवाल किया, कहा गया ये लोग अकुलाहट होती है कांग्रेस में और सपा में, सब में अकुलाहट होती है। उन्होंने कहा गया अपराधी क्यों नहीं उसको पकड़ रहे हैं। कल वहाँ की पुलिस को साधुवाद देना चाहता हूँ, सलूट करना चाहता हूँ। 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी को कल मार गिराया मुठभेड़ में। वो आदमी जो, इसलिए एक छोटी घटना थी फिरौती की, वो एक्सटॉर्शन की, जिसके मामले में पंजाब सरकार यहाँ से ले जाती है कि हम ले जा रहे हैं, फिर वो वापस आएंगे। लेकिन उनके मुकदमे ऐसे चला के ऐसे चक्रव्यूह में रचा जाता है पंजाब में कि वो पंजाब से यहाँ आ नहीं पाते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक पंजाब सरकार के साथ जाती है कि हमको हमारा अपराधी वापस भेज दिया जाए। तब वो अपराधी यहाँ पर ले आने में हम सफल होते हैं, क्योंकि वहां पर उसकी कांग्रेसियों के साथ दोस्ताना संबंध थे। हो सकता है कि वो लोग व्यापार कर रहे हो सकता है कुछ और कर रहे हो, वो मैं नहीं जानता। लेकिन पंजाब सरकार ने उनको एक बहुत ही बेहतर सुविधा दे रखी थी कि जिन सुविधा के साथ वो ऐश कर रहा था वहाँ वो अपराधी, और आज उत्तर प्रदेश में जेल मैनुअल के हिसाब से रहना पड़ रहा है उनको। ठीक है, ये अंतर है पवन जी, इसको कहना नहीं चाहिए। और अभी हमारे बसपा के साथी कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनको, मैं राजपूत ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, राजपूत सम्मेलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे कहा गया नारा आपका, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, क्यों बदल गया? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय क्यों हो गया? इस पर आप आइए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलिए आप। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है। हम सबको लेकर चलते हैं। आप लोगों की पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इसका उद्भव जातिगत हुआ है।
अभी हमारे संजीव भाई कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में बहुत कुछ है, इनके पास तो नेता ही नहीं है। अभी इन्होंने कहा है शुरू में, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि इनके पास नेता नहीं, सब बाहर से आते हैं। अरे संजीव भाई, हमारे पास तो इतने नेता हैं पूरे देश में, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कि अभी हमारी एक टीम आई है छोटी सी, उससे आप लोग घबरा गए। आप बताइए कि आपके यहाँ जो नेता हैं वो परिवारवाद से बाहर निकल के संजीव भाई को कहीं क्यों नहीं बनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, कि संजीव त्रिवेदी प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनेंगे? बनाए, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण को कहा कौन स्थान दिया इन्होंने? नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए, आज से नहीं, एक सबसे पहले राम शरण जी थे इनके, उसके बाद आज तक पटेल जी हैं। कोई ब्राह्मण बना? नहीं बना। मुख्यमंत्री यादव बनेगा, वो भी मुलायम सिंह जी के परिवार का। हमारे यहाँ तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक सन्यासी आदमी मुख्यमंत्री है। ये हमारी परिपाटी है और हमारे यहाँ नेताओं का अकाल नहीं है संजीव जी। हमारे यहाँ नेता आप यहाँ लगाए गए हैं, उसके बाद देखिए एक छोटा सा उपचुनाव है, 20 लोग स्टार प्रचारक आ गए हैं। हमारे यहाँ नेताओं की बाढ़ है। ठीक है, हम अपने नेताओं से काम लेना चाहते हैं। आप क्या गिनती 1 से शुरू होगी, 10 पे जाके खत्म हो जाएगी, और हमारी जब शुरू होगी तो खत्म नहीं होगी। और बहुजन समाज पार्टी के लोग क्या कहेंगे, वहाँ मायावती जी से शुरू होता है, सतीश मिश्रा पर खत्म हो जाता है, काम खत्म। ठीक है, जितने जवाब लोग ले लेते थे हैं, वो सब खत्म। ठीक है, जवाब लेते हैं। ख्वाजा शमसुद्दीन जी, आप अगर जा रहे हैं कि 2022 के चुनाव में, फिर आपके मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? बीजेपी के साथी ने भी कहा है सबका साथ सबका विकास। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो विकास हुआ है वो पेट्रोल आज 100 रुपया लीटर हो गया, डीजल की कीमत देख लीजिए, खाद की कीमत देख लीजिए। आज किसानों, भारत का जितने किसान है आज सड़कों पे है, सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। इनका यही विकास हुआ है। और विकास किसका हुआ? गुंडों और माफियाओं का विकास हुआ है। जिला पंचायत के चुनाव में मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हुई है। शासन और प्रशासन के सामने पर्चा नहीं भरने दिया गया, पर्चे को फाड़ दिया गया, महिलाओं की दाढ़ी खींची गई। यही विकास हुआ है इनका। विकास बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 2007 में हुआ था। सबका साथ सबका विकास की बात है। हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात किया है। ये प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण जिस तरह से एकजुट है पूरे प्रदेश का, अब वो आज नारा दे रहा है कि ब्राह्मण संग बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। आज अयोध्या के महंत, मथुरा के महंत, तमाम जगह के महंत और ब्रह्म समाज के जिम्मेदार लोग लखनऊ में जो सम्मेलन बहन जी मुख्य अतिथि के इसमें आए हुए थे, इन लोगों ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि हाँ, हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार और बहन मायावती की हुकूमत चाहिए। इन्होंने जो विकास किया, गुंडागर्दी का विकास किया, किसानों को आंदोलन कर रहे हैं, पड़े हुए हैं रोड पे, कौन से विकास की बात करते हैं? शमसुद्दीन जी, आपके मुद्दे सिर्फ ब्राह्मण के रहने वाले हैं या ब्राह्मणों के अलावा और भी कुछ मुद्दे रहेंगे 2022 को लेके? आप जब चुनावी घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करेंगे तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? पार्टी का मुद्दा विकास का होगा, किसानों का होगा, छात्रों का होगा। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, अम्बेडकर गाँव को चिन्हित करके और समाज के लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लाइट देने का काम हुआ। जिन गरीबों के पास मकान नहीं था उनको 10 रुपए के स्टाम्प से गरीबों को मकान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। इस तरह से तमाम बहुजन समाज पार्टी की जो नीति और सिद्धांत है उससे अमल करते हुए 2022 में पुनः एक बार जो है सर्व समाज के साथ बहन जी की सरकार बनने जा रही है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज त्राही त्राही पूरे प्रदेश में मचा हुआ है। आज देखिए हमारे सहजनवा के विधायक शीतल पांडे जी को बाढ़ग्रस्त इलाके में जाना पड़ा, वहाँ के लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने उनको दौड़ा लिया, उनके साथ जो है हाथापाई भी हुई। जाते हैं। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे महत्वपूर्ण, अगर आप एक बाई एक बता पाए, 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम में, कि आपके कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जब आप 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने का दावा कर रहे हैं? संजीव त्रिवेदी जी। जी, आपकी आवाज मुझे कट गई थी। आवाज मिल पा रही है अब? जी बताएं। 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने का आप दावा कर रहे हैं, ऐसे में आपके कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? अगर आप कोई क्रम से बता पाएं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। जी जी, मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ आपको। इस बात पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भी कह रहे थे। मैं इनसे एक बात और कहना चाह रहा था। मुख्तार अंसारी की भी बात कर रहे थे। मुख्तार अंसारी पंजाब से लाए गए, बड़ा ढोल लगा के भारतीय जनता पार्टी ने उनका प्रचार किया। बहुत उसके प्रचार किया गया जो ढोल लगा बजा के कि हम पंजाब के लिए। मैं इनसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि पंजाब गए कैसे? तब पंजाब को, तब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन उसके बाद
उत्तर प्रदेश से एक अपराधी पंजाब चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सूट कर रहा था कि आज पंजाब भेज दीजिए, फिर लेके आएंगे, ढोल नगाड़े बजा देंगे। तो ये इनको समझना चाहिए, इस तरीके की छलावे की राजनीति ठीक नहीं होती है। जनता के हित की बात करिए, जनता के हित के काम करिए, जनता के लिए विकास की बात करिए, जनता के लिए विकास का काम करिए। आप जब गए थे 2019 में, आपको इनको बता दूं मैं कब गए थे, 24 जनवरी 2019 को गए थे और भाजपा की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। रोपड़ की जेल में पंजाब में बंद थे। क्या कैसे हुआ, कब हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों विरोध नहीं किया जब पंजाब की पुलिस इनको लेके जा रही थी? क्योंकि इनको सूट कर रहा था, इसलिए उस समय उन्होंने बहुत आसानी से जाने दिया। 54 मुकदमे उनके उत्तर प्रदेश में दर्ज है उनके खिलाफ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस समय एक मुकदमे में आपत्ति नहीं लगाई कि नहीं ये जो भी अपराधी है उसको उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, इनके लिए उत्तर प्रदेश ज्यादा मुफीद होगा, ना कि पंजाब की पुलिस या पंजाब की जेल। ये इनको नहीं करना था, उस समय नहीं करना था। लेकिन हाँ, उसके 2 साल बाद अभी ढोल नगाड़े बजा के उसका बड़ा प्रचार नहीं किया कि मैं देखो खींच के ले आ रहा हूँ। इनको ये पहले बताना चाहिए तुम्हारे यहाँ से लेके कैसे गए थे वो। ठीक है, इसके अलावा और कोई मुद्दे रहने वाले हैं या मुख्तार अंसारी के नाम पे ही वोट मांगेंगे? ये मुद्दा नहीं था, ये इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं, मुद्दे की बात कर रहा हूँ आपसे। आपने जो क्वेश्चन पूछा था, देखिए आज बेरोजगारी का मुद्दा है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है क्योंकि अपराध बढ़ा हुआ है। हर जिले में, हर नगर में आप देखिए महिलाओं के साथ जिस तरीके से अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, उसके लिए सरकार, किसान बेहाल है, किसान है, उसकी फसल का उसको दाम नहीं मिल रहा है। इनके संकल्प पत्र में 2000 संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि मैं धान जितना भी उत्तर प्रदेश में पैदा होगा उससे सारा एमएसपी को खरीदेंगे। आप इनसे पूछ लीजिए क्या सारा खरीदा जा रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बिजली का मूल्य बढ़ा हुआ है, पूरे देश में इस समय सबसे महंगी अगर बिजली है तो उत्तर प्रदेश में महंगी है। महंगाई पूरी तरीके से बढ़ी हुई है, पेट्रोल का रेट कहाँ चले गए, डीजल के रेट कहाँ चले गए, गैस का रेट कहाँ चला जा रहा है। और डीजल पेट्रोल और गैस जब डीजल पेट्रोल जब बढ़ता है तो आप जानते हैं कि हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं, ओवरऑल चीजें बढ़ जाती हैं। तो महंगाई कहाँ, एक गरीब आदमी की आय तो बंद हो गई है, आय का कोई साधन नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसकी कमर पर कब तक लाठी मारते रहेंगे लोग? ये सारे मुद्दे हैं, इस तरीके से मुद्दे हैं। आप कोरोना काल में जो अवस्थाएं फैली हैं, जो गंगा में लाशें तैरती चली गई, हजारों लोग मर गए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई, रेमडेसिविर की दवाइयों की कमी कैसे हुई, आज व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पा रहे? आप तीसरी लहर की बात हो रही है, आप इनसे पूछ लीजिए कि कितने प्रदेश में कितने हॉस्पिटल बच्चों के लिए बनाए गए, जबकि ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए समस्या आ रही है। कहीं भी नहीं बनाया है, कोई व्यवस्था नहीं बच्चों के लिए इन्होंने की है। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्थाएं कर करके आप सिर्फ छलावे की राजनीति कर रहे हैं। आप प्रदेश को अवस्था के अंदर रखते हैं, फिर छलावे की राजनीति करते हैं, फिर ढोल नगाड़े बजा के अपने प्रचार करते हैं। इस प्रचार के माध्यम से अगर जीतना चाह रहे हैं, आप जनता के लिए कुछ काम नहीं करेंगे क्या? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के आप तो कह रहे थे हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं और नीचे चला गया है। ठीक है, सिर्फ प्रचार कर करके आप प्रचार करना चाह रहे हैं। ठीक है, अश्विनी शाही के पास चलेंगे और जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका राजधर्म में। आज हम बात कर रहे हैं कि अब यूपी चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बदली सी नजर आ रही हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी 30 साल के बाद ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अब गुंडे और माफियाओं को बहुजन समाज पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। इसी के बीच हम 3 मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ अश्विनी शाही, बहुजन समाज पार्टी से ख्वाजा शमसुद्दीन और समाजवादी पार्टी से संजीव त्रिवेदी जी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी, तमाम आरोप इन्होंने लगाए, ये तो हालांकि विपक्ष में हैं और आरोप लगाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता में है। आपने तमाम योजनाओं की आपकी तरफ से जिक्र किया जाता है, आपकी तरफ से कहा जाता है उज्ज्वला योजना, जो कि गैस सिलेंडर तो दिए गए लेकिन जनता की कमर इतनी टूट चुकी है कि दोबारा वो भरवा नहीं पा रहे। सौभाग्य योजना की तरफ से आपसे कहा जाता है कि आपने निःशुल्क बिजली कनेक्शन दे दिए लेकिन बिल नहीं जमा हो पा रहे। ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो चैलेंजेस आपके सामने इस 2022 के विधानसभा चुनाव में होंगे और साथ ही होगी इन 5 सालों की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। कैसे आप इसको टैकल कर पाएंगे? पवन जी, देखिए हमारे भाइयों ने चूंकि सही कहा, आपने विरोध में है तो आरोप तो लगाना ही लगाना है, लेकिन जो अभी बसपा ने आरोप लगाया और सपा ने लगाया, तो मैं बसपा से शुरू करता हूँ जी। सपा तो
अपने अपराधों के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण जनता ने उसको इसमें इस साल नकारा है। लेकिन जो विलुप्त होती जा रही है, दूसरे के कंधे पर चढ़ के अभी तक सवारी कर रही थी, उस पार्टी के बारे में, अभी अपराध के बारे में उसके नेता बात कर रहे थे। बहन मायावती बहुत नारा लगाती थी, ये अपराधी और वो अपराधी चढ़ गुंडन की छाती पर, और वो नारा उनका सब धरा का धरा रह गया। उसके शासन में ज्यादा मैं समय नहीं है इसलिए थोड़े मैं आंकड़े देना चाहूंगा। 2007, 8, 9, 10, 3-4 साल का आंकड़ा मैं दे देता हूं। जो दुष्कर्म के आंकड़े हैं, खाली दुष्कर्म के 1650 में हुए थे, 7 में इनकी सरकार आई थी। 1850 हुए थे 8 में, 1760 हुए थे 9 में, और ये बढ़ते बढ़ते 2050 हो गया 2011 में। ये दुष्कर्म के आंकड़े हैं, अभी एक मैं बता रहा हूं। दंगे बरेली में हुए इनके शासनकाल में, बसपा के साथ पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर वहां पर दंगा हुआ था। आगरा में दंगे हुए थे जहां कर्फ्यू लगाना पड़ा था इनको। तो ये लोग तो शासन प्रशासन और सरकार की बात न करे तो ज्यादा बढ़िया है। सपा के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार उसी पे गई। लगभग 7,500 रोज आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रहे थे पूरे प्रदेश में, तो उनका तो है ही है। संजीव भाई, 2 बातों का आपका मैं जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने विषय वस्तु पर आऊंगा कि हम किस मुद्दे पर जा रहे हैं। आपने कहा अपराध, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म करने में माननीय योगी जी का हाथ है। और आज उत्तर प्रदेश से अपराध, आप कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, पूरे देश में एनसीआरबी का आंकड़ा थानों से ही जाता है। आप 2012 का आंकड़ा देखिए और आज देखिए 2021 का, आंकड़ों में लगातार कमी आई है। ये अपराध की बात है। महिला सुरक्षा की बात है। हम लोगों ने तो पूरे प्रदेश में हर थाने में और हर तहसील में महिला डेस्क की स्थापना कर दी, शहरों में पिंक बूथ की स्थापना कर दी। रात में अगर औरतें घर से जाती है, ऑफिस से जाती है, उनको पहुंचाने के लिए हमारे पास पिंक वो है, गश्ती की महिला पुलिस है, वो घर तक छोड़ने जाती है। दूसरी बात आऊंगा, आपकी बिजली की बात आपने की। आपको शायद पता नहीं संजीव भाई, बिजली सबसे महंगी कहाँ है? बिजली सबसे महंगी राजस्थान में है, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है। 7 रुपया 35 पैसे यूनिट वहां की बिजली है। उत्तर प्रदेश की बिजली और वहां की बिजली में तुलना मत कीजिएगा। हम लोगों ने 12 मेडिकल कॉलेज, अब आइए मुद्दे पर हमारे। उत्तर प्रदेश में पवन जी 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, जिससे चलता था पूरा प्रदेश। आज 30 मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। 2 एम्स हमने दिए हैं इस प्रदेश को। इन लोगों ने एक एक्सप्रेसवे बनवाया, बहुत अच्छा काम किया, प्रदेश का विकास हुआ, हम मानते हैं। लेकिन वही एम्स, वो एक्सप्रेसवे और वही जो है मेट्रो लेकर ये लोग भूल पीटते हैं। लेकिन आज हम 5 एक्सप्रेसवे देने का काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ अभी अगले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा लगा है, उसमें उद्घाटन हो रहा है। और बाकी का काम हम पहले जमीन खरीदेंगे, उसके बाद उस पर निर्माण होगा। क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मैं कहता हूं सरकार ने उसकी परिकल्पना की, मगर बगैर जमीन खरीदे उस पर काम, ठेका भी हो गया, कंपनियों का काम भी शुरू करने की बात कर दी गई। लेकिन जैसे ही 2017 में सरकार आती है हमारी, उसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ा अंतर्भाग हुआ है। 15,000 करोड़ में सड़क बनाई जा रही है और जमीन का कोई भी कहीं न मुआवजा दिया गया, ना जमीन खरीदी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मीटिंग बुलाई और उसको रद्द किया, सारे ठेके रद्द किए, नए सिरे से फिर उसमें सबको वहां पर जमीन खरीदा गया, जमीन की उपलब्धता पहले कराई गई और उसके बाद फिर ठेके किए गए, जो कि अगले महीने हम उद्घाटन के लिए तैयार कर चुके हैं। और उसमें हम लोगों ने 4,000 करोड़ रुपए बचाए, 11,000 करोड़ में वो रोड बना दी। ये हम लोगों ने काम किया है। इसके बाद मैं आता हूं किसानों के लिए। अभी हमारे संजीव भाई ने कहा कि धान की खरीद के बारे में बताएं। मैं धान और गेहूं दोनों की खरीद बताता हूं संजीव जी। उत्तर प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन का रबी का उसका गेहूं का जो है खरीद का लक्ष्य रखा गया सरकार का। लेकिन 56.5 लाख मीट्रिक टन से ऊपर किसानों ने एमएसपी पर बेचा, जो कि अब तक की सभी सरकारों का रिकॉर्ड है। आपने धान का नाम स्पेशली लिया, मैं धान की बात करता हूं। धान हमने जो रिकॉर्ड रखा था उससे ऊपर 66.84 मीट्रिक टन हमने खरीदा है, जो अब तक की सरकारों का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है और एमएसपी पर खरीदा है। संजीव भाई, आप लोग आरोप लगाते हैं, हम लोग काम करके देते हैं। हमने दिया है, कोई बता दीजिए कि आपने कभी
कि 4 बार आप सरकार में रहे कि इतना ज्यादा खरीद किया हो। तो इस तरीके की बातें हम लोग लेकर किसानों के साथ जाएंगे। हम किसान के साथ हैं, लेकिन शायद जी हमारा खेत। आपने मेट्रो का जिक्र किया, मेट्रो तो सीएम योगी ने भी कहा था कि हम तो इसमें और शहर बढ़ा देंगे, भी सिर्फ लखनऊ में हुआ है, फिर कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, ऐसे तमाम जगहों पर हो जाएंगे। कितनी जगह बढ़ गई? आगरा में मेट्रो का और कानपुर में मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। मैं अभी गया था कुछ दिन पहले, मैंने कानपुर और आगरा का देखा है। आगरा का मेट्रो बहुत तेजी से काम चल रहा है। ठीक है, 4.5 पौने 5 साल में काम चल रहा है। और स्मार्ट सिटी की भी बात की गई थी, कितने स्मार्ट सिटी बन गए सर? जो हर स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है। देखिए, स्मार्ट सिटी जो है पवन जी, एक ये भ्रांति होती है स्मार्ट सिटी की। आज आपने कह दिया स्मार्ट सिटी हम लखनऊ को बनाएंगे, बढ़िया है, परिकल्पना अच्छी है, सब कुछ ठीक है, मगर उसमें स्मार्ट सिटी में जो जो संसाधन है उसको आप पूरे लखनऊ में अगर एक बढ़िया सीवर डालने का काम करें तो उसमें ही 5 साल 10 साल लग जाएगा, जो कि लखनऊ के कैपेसिटी के बराबर होगा। पूरे शहर में सीवर का पड़ना, अंडरग्राउंड लाइनों का होना चालू है। सीवर पड़ रही लखनऊ शहर में। एक स्मार्ट सिटी का मैंने लखनऊ का ही ले लिया, ठीक है, बनारस है, काम चल रहा है। ठीक है जी, ठीक है। संजीव त्रिवेदी जी, आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया काम होगा। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, एक बात और रह, एक लाइन पवन जी रह गई है जी, मैं किसानों के बारे में ही मैं कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, वो मुद्दा भी बहुत गंभीर मुद्दा है। 10 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। गन्ना किसानों का चीनी मिल जो बंद हो गई थी, जो मायावती सरकार ने नीलाम कर दिया था, उन बंद चीनी मिलों को खोलने का काम योगी सरकार ने किया। उसके बाद सरकार के 1 लाख करोड़ के भुगतान को जो बकाया भुगतान था वो भी हमने दिया। उसके बाद अपना भुगतान किया। आज लगभग 90% भुगतान हो गया है, जो कि पेराई सत्र के पहले तक खत्म कर दिया जाएगा। 5 चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया था, उनको आर्थिक काटने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की कर्मयोगी सरकार ने किया है। तो ये भी हमारे उसका एक हिस्सा है जो कि हम लेके जाएंगे। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है, ये भी एक है। तो हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। हम अपने सारे मुद्दे जो हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री के निर्देशन में हुए हैं, हमने बहुत बेहतर उत्तर प्रदेश बनाया है। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, ठीक है। शमसुद्दीन जी आपके पास आते हैं, शमसुद्दीन जी आपके पास आते हैं, इनके बाद आपको इन दोनों के जवाब देने होंगे। संजीव त्रिवेदी जी, जो मुख्तार अंसारी का टिकट बसपा की तरफ से काट दिया गया तो आपकी पार्टी ने उनके भाई को मिला लिया, तो अब क्या ये हो रहा है कि उल्टी गंगा बह रही है? बहुजन समाज पार्टी माफियाओं और गुंडों से किनारा कर रही है और समाजवादी पार्टी उनको अंदर ले रही है। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? उनके भाई के ऊपर क्या कोई मुकदमा लिखा हुआ? या अगर किसी के कोई भाई अपराधी होगा, ये आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? अगर इस परिवार का एक आदमी अपराधी है तो क्या पूरा परिवार अपराधी हो जाएगा? ठीक है, मतलब ये तो अनर्गल आरोप है। इस तरीके का आरोप आप लगाना इस सम्मानित चैनल का ठीक नहीं है। सम्मानित आपका बड़ा सम्मानित चैनल है। देखिए, आमतौर पर राजनीति में, आमतौर पर जमीनी राजनीति में संजीव त्रिवेदी जी इस तरीके की चीजें जनता के बीच बहुत कनेक्ट करती हैं। जनता में जब एक ही पार्टी में थे, कौमी एकता दल एक ही पार्टी थी, और इसी बात को लेकर कौमी एकता दल का जब विलय हो रहा था समाजवादी पार्टी में, उसी बात को लेकर तो अखिलेश जी का विरोध हुआ था शिवपाल यादव जी से, और आज उसी पार्टी के एक नेता को उन्होंने खुद शामिल कराया। तो ये हृदय परिवर्तन हो रहा है ना भाई। तो कह रहा हूँ ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्तार अंसारी के भाई अगर समाजवादी पार्टी में आए हैं तो क्या उनके ऊपर कोई अपराध नहीं है? समाजवादी पार्टी का साफ साफ कहना है कि जिसके ऊपर कोई अपराध नहीं है, कोई FIR नहीं लिखी हुई है, उनको आप इसलिए आप शामिल करना चाह रहे हो, इसलिए आप उनको कर रहे हो कि वो मुख्तार अंसारी के भाई हैं। चलिए छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दिए। कौमी एकता दल का जब विलय हो रहा था, संजीव त्रिवेदी जी छोड़ दीजिए, मैंने आपकी दलील मान ली। जनता कितनी मानेगी ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने संवैधानिक बात कही तो मान ली मैंने। लेकिन कौमी एकता दल का विलय को लेकर जिस तरीके से आपके परिवार के बीच टकराव हुआ, और कहा यह जाता है जो रिपोर्ट सामने आई कि आपकी चुनाव हारने का सबसे बड़े नतीजे जो 2 वजह रही, एक तो ये कि आप मुस्लिम पार्टी की तरह नजर आ रहे थे, और दूसरा ये कि आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, आपका जो परिवार है, उसी के बीच फूट पड़ी थी। जनता इस वजह से कंफ्यूज हो गई। नहीं, अब वो तो देखो 17 का चुनाव था, अलग तरीके से चुनाव लड़ा गया था। बहुत सारी चीजें उसमें शामिल थी।
2022 का चुनाव एक अलग तरीके से चुनाव होगा। 2022 का जो पूरा चुनाव है वो सरकार की अवस्थाओं पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो जिस तरीके से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे हमने धान में इतनी खरीद की है, इनको शायद मालूम नहीं है कि धान में कितनी खरीद की गई है। इनके पास आंकड़ा नहीं है। ये वो आंकड़ा बता रहे हैं जो सरकार ने सिर्फ रखा था कि इतना खरीदने का लक्ष्य हमारा है, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। इनको मालूम नहीं है बात है। तो बात आप कही ठीक बात है, आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एक बार कम से कम आंकड़ा भी देख लिया जाए। मैं सुन नहीं पाया संजीव भाई, आपने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी सरकार वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, पूरा धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। आपने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि आप जितना पैदा होगा मैंने ये कहा 66.84 मीट्रिक आप अपने ही घोषणा पत्र ये घोषणा तो मैंने भी कवर की थी कि जब तक बेचा जाएगा, किसान जब तक लेके आएंगे तब तक क्रय केंद्र चलते रहेंगे। लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर वक्त से पहले किसान वहां पर जब अपना अनाज लेकर पहुंचे तो क्रय केंद्र बंद किए जा चुके थे। वो सेंटर्स जो लगाए थे वो समेटे जा चुके थे। वो किसानों की संख्या जब कम हो जाती है तो जहाँ 10 होता है वहाँ उसको 5 कर दिया जाता है, इसलिए थोड़ी सी दूरी पड़ जाती है उसमें कोई। लेकिन हमने रिकॉर्ड खरीदारी की है संजीव। आप बोलें। ठीक है संजीव तिवारी जी। सरकार अपनी पूरी व्यवस्था में फेल है। बिजली के दाम में दे, अपराध के दाम पे। अब ये कह रहे थे कि हम अपराध हमारा कम हुआ है। आज FIR लिखी नहीं जा रही है। लोग पीड़ित हैं, लोग जाते हैं थाने में, भगा दिए जाते हैं क्योंकि उनकी FIR नहीं लिखी जा रही। मैं सैकड़ों उदाहरण में दे सकता हूँ क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को कि रोज लोग परेशान होते हैं, थाने चक्कर लगाते हैं। आज मेरी FIR नहीं लिखी जा रही, आज मेरी FIR नहीं लिखा है। आप कोर्ट का केस एक बार देख लीजिए, आके कोर्ट में किस तरीके से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कोर्ट में केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी FIR नहीं लिखी जा रही है, वो डायरेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। अब जब आप FIR नहीं लिखोगे तो अपराध तो आपका कम दिखाई देगा ना। आप FIR क्यों नहीं लिखते हो? आप एक शासन से आदेश क्यों नहीं जारी करते हो कि नहीं किसी भी थाने में कोई भी अगर पीड़ित पहुंचता है उसकी सबसे पहले FIR लिखी जाए? हमारी सरकार ने पहले किया था कि अगर कोई भी आदमी पीड़ित थाने पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी FIR लिखी जाएगी, इस बात की जांच होगी, उसके बाद जो भी होना है उसके बाद कोर्ट केस चलेगा, वो आगे चलेगा। लेकिन इनकी सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि कोई FIR नहीं लिखी जाएगी। जब FIR ही नहीं लिखी जाएगी तो अपराध दिखाई कहाँ से आपको देगा? इसीलिए लोग आज परेशान है, इसीलिए अपराध बढ़ रहा है। तो जो अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनको मालूम है कि मैं अपराध करूंगा, मेरे खिलाफ कोई FIR थाने में नहीं लिखी जाएगी। ठीक है। ख्वाजा शमसुद्दीन जी, आपकी पार्टी की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा कि बहन कुमारी मायावती जी का जिस समय शासनकाल चल रहा था वो बहुत अच्छा, कानून व्यवस्था बहुत ठीक थी, सब कुछ था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में आपकी पार्टी की जब सरकार गई उसके बाद जो सर्वे होके आया तो उसमें यही लगा कि भ्रष्टाचार के आरोप में आपके ज्यादातर मंत्री जेल गए। और जैसा मैंने पहले आपको उदाहरण दिया कि बाबू सिंह कुशवाहा से NRHM का इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें आपने गांव-गांव में अस्पतालों की बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी ने जब नारा दिया 2017 में कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, तो इसमें भ्रष्टाचार आपकी पार्टी का जोड़ा था। शमसुद्दीन जी। पवन जी जवाब दीजिए। हमारे भाजपा के साथ ही तमाम विकास के मुद्दे गिनाए अपनी सरकार में, और लगभग 4.5 साल प्रदेश की सरकार हो गई चलते हुए, और प्रदेश की जनता बहुत ही ध्यान से सरकार को देख रही है। कोरोना काल में जिस तरह से गरीबों ने अपने हॉस्पिटल के सामने दम तोड़ा, ऑक्सीजन को लेके, दवाई को लेके, हॉस्पिटल को लेके, तो जनता देख रही है। आज प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही बीजेपी की, जाति विशेष का सिर्फ काम हो रहा है। चाहे वो थानों को आप देख लीजिए, तहसीलों को देख लीजिए, सिर्फ एक जात विशेष का कार्य हो रहा है। लेकिन शमसुद्दीन जी, आज आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को अपनी पारे में आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं रही, तो उस समय आपकी पार्टी का कैडर कहाँ था? कम से कम आके थोड़ा सा हाथ ही बटा देता। हम लोगों ने अपने जिला स्तर, प्रदेश स्तर पे जितना हो सकता था बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। आज तक प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, जो गोरखपुर CM सिटी है, इस जिले के अंदर 114 गांव बाढ़ से एकदम डूब चुका है।
लगभग 64,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। और आप लोकल स्तर पे अगर सर्वे कर ले तो यहाँ की जनता जो बाढ़ ग्रस्त इलाके की है, गोरखपुर में, सैजनवा में, खजनी में और बांस गांव में, तमाम जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हो, इनका वहाँ की स्थानीय जनता विरोध कर रही है। गांव में डूबे हुए कोई पूछने वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं जा रहा है। एक दो जगह अधिकारी जा रहे हैं, वो अपना थोड़ा बहुत काम करके चले आ रहे हैं। मेरा मानना है कि चाहे वो देश हो प्रदेश हो, ये प्रदेश और देश सबसे महंगी बिजली है, सबसे महंगा पेट्रोल है, सबसे महंगा डीजल है, सबसे महंगा खाद है। और इस सारे मुद्दों को देखकर आज प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है 2022 का, कि 2022 जल्दी से आए, हम लोग अपना फैसला लें। आज देखिए प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो फीस के नाम पर गरीबों से वसूली कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास चल रहा बच्चों को, लेकिन फीस दी जा रही है। कोई नेता बोलने वाला नहीं है। गरीबों की जेब से जो है पैसा जबरदस्ती छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है। कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। और मैं आपको पवन जी बताना चाहता हूँ कि आर्थ और समाज की जनता एक बार जैसे बहन जी की 2007 में सरकार थोड़ी बहुमत की बनी थी, और निश्चित तौर पे और समाज की जनता परिवर्तन के मूड में भारतीय जनता पार्टी को एकदम नकार चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है कि बहन जी एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ लें उत्तर प्रदेश के अंदर। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है, अश्विनी साई जी, क्लोजिंग रिमार्क आपका। देखिए पवन जी, सभी चुनाव आ रहा है, सभी दलों को जो जो तंत्र अपनाने हैं वो अपनाएंगे ही अपनाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने इस 4.5 साल के विकास को लेकर, 4.5 साल के अपने कामों को लेकर, 4.5 साल में खत्म किए गए अपराध को लेकर, कोरोना में जो काम किया गया, जिसकी सराहना विश्व में भूरी भूरी हुई, कोरोना में समय रहते ही योगी आदित्यनाथ जी ने इसको समय पर जो है इस पर निजात पा लिया। तो इस सब चीजों को देखते हुए हमने जो काम किया है उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनादेश यात्रा या और वे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता का आशीर्वाद फिर हमको मिलेगा, तो हम अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे 2022 को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही, ख्वाजा शमसुद्दीन और संजीव त्रिवेदी, आप तीनों लोगों का एनबी न्यूज पे शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल ये भी बरकरार है कि अभी जनता, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो जनता के बीच बदलाव का संदेश दे रही हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या ये जनहित के जो मुद्दे हैं इसको लेकर गंभीर रहेंगी, या फिर वही एन केन प्रकारण सत्ता हासिल करने का उनका ये सिलसिला अनवरत जारी रहेगा।